एनडीए 2025 उसका फॉर्म कैसे भरना है वो हम आपको आज बताएंगे। देखिए, काफ़ी लोगों को पता है कि इतने सालों से एनडीए का फॉर्म भरा जा रहा था और अभी तक वो मैनुअल प्रोसेस होता था, बट इस बार से यूपीएससी ने फॉर्म की पैटर्न और फॉर्म के एस्पेक्ट्स को काफ़ी चेंज कर दिया है और सिर्फ ये ऑनलाइन सबमिशन मोड में है अभी। तो विश्वसनीय एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये प्रण लिया है कि वो हमेशा उन बच्चों के साथ रहेगा जो अपने करियर के लिए और अपना आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई करना और मेहनत करना चाहते हैं। तो विश्वसनीय ने एक पहल ली है जिससे कि आज के दिन 8 जून 2025 को वी आर गोइंग लाइव एट 12 PM टू टेल यू ऑल कि हमें फॉर्म एनडीए 2025 कैसे भरना है। तो हम आपको पूरी इनसाइट स्टोरी देने वाले हैं एनडीए 2025 की, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसको कैसे भरना है, कौन भर सकता है और कैसे भरेंगे। और इसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, यू प्लीज़ रेज योर हैंड और आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको माइक काम नहीं कर रहा है तो आप चैट बॉक्स में भी डाल दीजिए, हमारी टीम वहाँ से पिक करेगी और आपको रिवर्ट करेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सब लोग को बताने वाला हूँ, फॉर द सैंक्टिटी ऑफ दिस सेशन, आप सब लोग जो भी जुड़ेंगे प्लीज़ अपने माइक्रोफोन को ऑफ रखिएगा और कोई भी ऐसा डिस्टर्बेंस ना हो जिससे जो दूसरे बच्चे जुड़े हुए हैं उनको दिक्कत आए। तो अपना माइक्रोफोन ऑफ करके हमारे साथ जुड़े रहिए और घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको ऐसी कोई भी चीज़ मिस हो जाती है तो वी आर गोइंग टू पोस्ट दिस सीरीज ऑन आवर यूट्यूब चैनल, तो आप लोग हमसे वहाँ से भी देख सकते हैं। ऑलराइट, तो टाइम टू स्टार्ट नाउ। तो अगर हमें फॉर्म भरना है तो सबसे पहले हमें यूपीएससी का फॉर्म है तो हमें यूपीएससी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। और आई थिंक बिफोर फिलिंग द फॉर्म हमें जो भी हमारे डॉक्यूमेंट हैं, जो भी डॉक्यूमेंट हमसे नीडेड है वो हमें अपने पास रखने चाहिए। यूपीएससी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो अपने प्रिलिमिनरी फॉर्म में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगता है। जो बेसिक डॉक्यूमेंट है जैसे हमारी फोटो, हमारा सिग्नेचर, हमारा आधार कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट ही ऐसे हैं जो नेसेसरी है जनरल स्टूडेंट के लिए। अगर कोई एसटी, एससी, ओबीसी है तो उनके पास उनका कास्ट सर्टिफिकेट या एसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, या अगर कोई पीडब्ल्यूडी है तो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा कोई सर्टिफिकेट भी नीडेड नहीं है। तो हमें फॉर्म देख के घबराना नहीं है, हमें बस उसमें, और यूपीएससी ने फॉर्म भरने के साथ साथ उसका डेमो भी दिया है, तो किसी को कोई डाउट हो तो वो डेमो भी देखकर समझ सकता है कि कैसे फॉर्म भरना है। तो जो पहला हमारा स्टेप है वो है हमारा लॉगिन अकाउंट। अगर किसी ने पहले अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो अच्छी बात है, वरना हमें पहले लॉगिन करना होगा। और लॉगिन करने के लिए हमें 2 चीजें नीडेड है। एक तो चाहिए एक ईमेल आईडी जो परमानेंट हो, किसी दोस्त की ना हो, किसी रिश्तेदार की ना हो, किसी साइबर कैफे की ना हो, हमारी अपनी हो जो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ है। और इसके साथ हमें एक फोन नंबर चाहिए जो परमानेंट हो। ऐसा नंबर नहीं जो आज लिया कल फेंक दिया, रिचार्ज दिया, हमें ऐसा नंबर चाहिए जो परमानेंट हो। जब तो हमारे आप ये कह रहे हैं हेमंत कि जो भी फॉर्म भरेगा उसके पास ये 2 चीजें होनी ही चाहिए अपनी पर्सनल की, एक तो मोबाइल नंबर और एक ईमेल एड्रेस। ईमेल, ठीक अगर है, तो किसी अपना ईमेल एड्रेस। और अगर किसी के पास ईमेल नहीं है अभी तो वो तुरंत बना सकता है। सकता है ईमेल आईडी, या ऐसी ईमेल आईडी डालने की कोशिश करें जो उसके पास रहती है, जैसे अपने फादर की डाल सकता है, ओके, या जो कंटिन्यूअसली चेक करता हो। ऐसा हमें ईमेल नहीं यूज करना है जो हमने आज डाला और कल हम भूल गए कि ये हमारे पास कभी एग्जिस्ट ही करता था। ओके। या तो कोई मतलब ये ईमेल हमेशा, जितने लोग भी एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी के, तो ये ईमेल और ये लॉगिन हमेशा चलेगा। यस सर, ऐसा नहीं कि साइबर कैफे पे गए फॉर्म भरने के लिए और साइबर कैफे का ही ईमेल डाल दिया या साइबर कैफे वाले का नंबर डाल दिया, ऐसे नहीं होगा। हमें हमें अपना परमानेंट नंबर चाहिए। और आजकल सबके पास परमानेंट नंबर है, मैं ऐसा मानता हूँ कि सभी के पास लगभग नंबर होगा ही, फोन नंबर, या घर में कम से कम एक फोन तो होगा ही होगा जो परमानेंट होगा। ठीक है। तो जब हम लॉगिन पे जाएंगे तो ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है। 3 इंस्ट्रक्शन है जो ये यूपीएससी की बात है, जैसा यूपीएससी का एग्जाम होता है, जैसा उनका पेपर है, वैसा इनका फॉर्म है। हमेशा थॉरो स्टडी हमें करनी होगी अगर हमें एग्जाम पास करना है तो भी, और अगर हमें फॉर्म भरना है तो। इसमें जो पहली लाइन लिखी है वो लिखी है, यू शुड हैव एन ईमेल एंड मोबाइल नंबर फॉर अकाउंट क्रिएशन व्हिच विल रिसीव ओटीपी फॉर वेरिफिकेशन। तो हमें एक ईमेल चाहिए जो मैंने बताया, और एक हमें फोन नंबर चाहिए। आपने सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, अगर आपने पढ़ा है फिर भी एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद करिए प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन कि आपने पढ़ लिया है। जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो जो पहला स्टेप आएगा वो आएगा ईमेल आईडी वेरीफाई करने का। आप एक बार ईमेल आईडी डालेंगे, दोबारा कंफर्म करेंगे,
कैप्चा भरेंगे और ईमेल पे ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी आप डालोगे तो ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। जो दूसरा स्टेप है वो है फोन नंबर वेरीफाई करने का। आप इस पे फोन नंबर डालोगे, फोन नंबर वेरीफाई करोगे तो फोन नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। तो जो थर्ड स्टेप है वो है पासवर्ड क्रिएशन का। पासवर्ड क्रिएट करना थोड़ा टिपिकल है इसमें, क्योंकि हमें इसमें 3 रिक्वायरमेंट है। कम से कम एक जो अल्फाबेट है वो कैपिटल होना चाहिए। जैसे अगर मेरा नाम हेमंत है तो मैं एच कैपिटल रख सकता हूँ, ई कैपिटल रख सकता हूँ, एम कैपिटल रख सकता हूँ। कोई भी एक लेटर कम से कम मुझे कैपिटल रखना है। मैं 5 लेटर कैपिटल रख सकता हूँ, लेकिन एक हमें कम से कम रखना है। अगर ज्यादा रखना चाहता है तो वो रख सकता है, लेकिन एक हमें कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर और एक हमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर रखना है। जो भी हम पासवर्ड डालें उसको या तो कहीं भी डायरी में नोट कर लें या तो गूगल पे ही सेव कर लें, क्योंकि पासवर्ड हमें याद रखना चाहिए। पासवर्ड फिर से फॉरगेट करके आप इसको पा सकते हैं, लेकिन फिर ये एक अच्छी आदत है कि आप अपना पासवर्ड याद रखें। इससे आप रिस्पॉन्सिबल लगते हो ज्यादा, क्योंकि अगर आप आगे एसएसबी वगैरह में जाओगे आपको अपना फ्लैश नंबर दिया जाएगा जिसको आप कहीं नहीं लिख सकते, आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसमें पासवर्ड आपको याद रखना चाहिए। जब आप पासवर्ड रखेंगे तो आपको लॉगिन क्रिएट हो जाएगा, मतलब आपका अकाउंट नंबर बन जाएगा जिसको आप आगे यूज करोगे फॉर्म भरने में। फिर जब हमारा अकाउंट नंबर क्रिएट हो जाएगा तो हम कंटिन्यू टू लॉगिन करेंगे, और जब आप कंटिन्यू टू लॉगिन करोगे तो लॉगिन से आपको अपना ईमेल डालना है और आपको अपना जो पासवर्ड डालना है। अगर आप या तो आप मोबाइल नंबर और ओटीपी से कर सकते हो या तो आप ईमेल आईडी और पासवर्ड से कर सकते हो। मैंने ईमेल आईडी और पासवर्ड से किया। तो जब आप साइन इन करोगे तो सेम इंटरफेस खुल जाएगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे कॉर्नर में तो वहाँ पे आपकी आईडी लॉगिन होगी, जहाँ पे आपका ईमेल और आपका नंबर मेंशन होगा, तो कॉर्नर में लॉग आउट का ऑप्शन होगा। तो अब हमने फर्स्ट स्टेप जो है मैनेज अकाउंट वो हमने कर लिया है। तो अब हम चलेंगे दूसरे स्टेप की तरफ, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया, सिविल सर्विसेज में लास्ट ईयर आ गया, यूपीपीसीएस लास्ट ईयर आ गया था। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन इसलिए कराया गया था ताकि किसी को बार बार फॉर्म ना भरना पड़े। जो एक बार जिसने फॉर्म भर दिया उसकी सारी डिटेल इसमें सेव रहेगी, तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए जब हम यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो हमको अपनी सारी डिटेल एकदम करेक्ट से देख के, पढ़ के और समझ के डालनी चाहिए। तो जब आप यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो जो पहला पेज आएगा वो आएगा इंस्ट्रक्शंस का। हमेशा यूपीएससी इंस्ट्रक्शन देता है जो भी आप, और एनडीए में जब मैंने एसएसबी दी थी तो जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे वो कोई भी चीज बताते नहीं थे, हमेशा एक डेमो कम से कम देते ही थे। तो वैसे यूपीएससी ने भी किया है कि हमें डेमो दिया है। अगर किसी को अपना नाम भरना है एज सिंपल एज नेम, आप सब लोग से अनुरोध है कि प्लीज अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए जो नहीं बात कर रहे हैं। थैंक यू। तो अगर अगर किसी का नाम अगर सुरेश प्रसाद सिंह है इसमें यूपीएससी के अकॉर्डिंग, तो उसका फर्स्ट नेम सुरेश हुआ, मिडिल नेम प्रसाद हुआ और लास्ट नेम सिंह हुआ। अगर किसी का नाम छोटा है, जैसे मेरा हेमंत सिंह है, तो मेरा फर्स्ट नेम हेमंत हुआ और लास्ट नेम सिंह हुआ। मिडिल नेम मुझे खाली रखना है, जैसे इसमें रोहित कुमार का लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम रोहित है और सेकंड नेम कुमार है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट नेम रोहित और मिडिल नेम कुमार लिख दिया और लास्ट नेम को खाली छोड़ दिया। अगर किसी का नाम सिंगल है जैसे दिव्या, तो वो दिव्या ही लिखेगा। इसके अलावा हमें जेंडर अपना लिखना है, करेक्ट, सबको अपना जेंडर पता होगा। डेट ऑफ बर्थ हमें लिखनी है जो सबको 10th की मार्कशीट से भरनी है। भले किसी की डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो, लेकिन जो 10th की मार्कशीट में है उसी डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू है, वही डेट ऑफ बर्थ आपको आगे भरनी है, वही आपको बतानी है। अगर किसी की कुछ और भी है तो भी कोई इशू नहीं है। फिर हमें फादर्स नेम और मदर्स नेम भरना है जो उनके गैजेटेड डॉक्यूमेंट में यानी 10th की मार्कशीट में है। 10th की मार्कशीट ही होगी, या अगर किसी के पास 12th की है तो 12th की मार्कशीट से वो डाल सकता है। और हमें मैट्रिकुलेशन की डिटेल डालनी है, जैसे हमने कहाँ से 10th किया है, हमारा बोर्ड कौन सा था, हमें इतनी चीजें भरनी है, ज्यादा नहीं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया विकास यादव, तो मैंने विकास और यादव लिखा। इसके साथ मैंने नाम कंफर्म किया अपना। आपको 2 बार कंफर्म करना है, एक बार पहले अपना नाम लिखना है, फिर आपका 10th की मार्कशीट में क्या नाम पड़ा हुआ है वो लिखना है। और दोनों ही केसेस में नाम जो है सेम है, अगर सेम नहीं है तो वो मार्कशीट चेंज करवा ले। तो जब आप सभी चीजें भर दोगे, अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, तो ऐसा इंटरफेस खुल के आपके पास आ जाएगा। आप इसको सबमिट कर दोगे तो ये डिटेल हमारी पूरी मानी जाएगी। मतलब हमने अपना नाम भर दिया, अपनी माता का नाम भर दिया, अपने पिता का नाम भर दिया, नाम भर के कंफर्म कर दिया, तो हम अगले स्टेप पे आ गए जो है मैट्रिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल। अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो जो जो हम फिल होते जाएंगे वो राइट टिक होता हुआ, हरा होता हुआ या ग्रीन होता हुआ चला जाएगा। फिर हम मैट्रिकुलेशन की डिटेल भरेंगे, यानी हमने 10th कहाँ से किया है तो सभी को पता होगा कि हमने, अगर किसी ने इंडिया से किया है तो इंडिया से, अगर किसी ने आउटसाइड इंडिया किया है तो वो आउटसाइड इंडिया भरेगा। फिर इंडिया में हमने कहाँ से किया है, हमें अपना
बोर्ड भरना है, बोर्ड भरने के बाद हमें अपना सर्टिफिकेट नंबर भर के ये काम खत्म कर देना है। 10th की मार्कशीट भरना सभी को आता है, सबके पास 10th की मार्कशीट होगी ही होगी अगर वो ये फॉर्म भर रहे हैं तो। उसके बाद फिर एक आधार और एक फोटो आईडी, तो हम फोटो आईडी भी डाल सकते हैं, लेकिन सबसे इजी जो है, जो हमारे पास होना ही चाहिए, वो है आधार नंबर। इससे ज्यादा आसान, इससे ज्यादा कंफर्टेबल कुछ भी नहीं है, तो हमें सिर्फ आधार नंबर डालना चाहिए। अगर आप और कुछ डालेंगे तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहां पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे। तो अगर आपने आधार नहीं डाला है तो आपके बायोमेट्रिक होने में आपको प्रॉब्लम आएगी, मतलब टाइम लगेगा आपका, 2 मिनट 3 मिनट वेस्ट हो जाएगा। अगर आप आधार डालोगे तो वो नहीं होगा। तो आप आधार नंबर डालोगे, उस पर एक ओटीपी आएगा, आप ओटीपी डालोगे, आधार नंबर वेरीफाई हो जाएगा, और जो ये प्रीव्यू है, जो यूनिवर्सल वेरिफिकेशन का जो प्रीव्यू है, वो ऐसा हुआ आ जाएगा। हमें कुछ एडिट करना है, जैसे अगर हमसे कोई गलती हो गई है, हमने देखा प्रीव्यू में कि हमसे कोई गलत हो गया, तो हम उसको सही करेंगे, वरना हम लॉक एंड सबमिट पे चले जाएंगे। जब हम लॉक एंड सबमिट करेंगे तो हमारा जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें फिर आगे फॉर्म भरना है, जिसमें हमारा, अगर आप राइट साइड देखेंगे तो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसमें हमें पर्सनल प्रोफाइल, पेरेंट्स नेम वगैरह भरने हैं। तो इसमें इसमें भी फिर से मेंशन है कि हमें क्या क्या भरना तो है। हमें हेमंत एक चीज मुझे पूछनी है कि ये जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन है, तो यस जब सर, एक बार भर दिया यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, यस सर। तो उसके चेंजेस कैसे पॉसिबल होंगे अगर कभी चेंजेस करने हैं तो? सर जब फॉर्म की लास्ट डेट चली जाएगी, अगर किसी ने फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो हमेशा एडिट का ऑप्शन रहेगा। अगर किसी ने अच्छा। फॉर्म सबमिट कर दिया है तो जब फॉर्म की डेट चली जाती है तो 2 या 3 दिन के लिए करेक्शन की डेट आती है। तो जब 2-3 दिन के लिए करेक्शन की डेट आए तो वो फॉर्म करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन करेक्शन की डेट फॉर्म खत्म होने के बाद में आती है। अब 17 जून को फॉर्म खत्म हो रहा है तो 21 तक करेक्शन डेट रहेगी, 17 जून फॉर्म फिल होने के बाद में। वो अभी जब एक बार उन्हें फॉर्म भर दिया तो वो 17 जून तक करेक्ट नहीं कर पाएंगे, फिर करेक्शन के लिए फॉर्म आएगा। तो सभी लोग अपना स्टेटस चेक करते रहें कि किसी का, सबकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है या नहीं। इसलिए फॉर्म भरने से हमारा काम खत्म नहीं होता, तो हमें ये एक अपने तरह का, आप जो कह रहे हो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, तो एक तरह का यूनिवर्सल पोर्टल हो गया यूपीएससी का, कि जितने भी फॉर्म भरने हैं हमें आगे जाके, वो, सबकी डिटेल्स यहाँ पर दिखेगी उनको। यस सर, इसीलिए है कि जबकि जो हमारी जो मंडेन डिटेल्स हैं, जैसे हमारा नाम, हमारा फादर्स नेम, जो हम चेंज नहीं करने वाले हैं। जैसे अगर कोई 12th में है तो वो ग्रेजुएशन करेगा तो उसकी डिटेल ऐड हो जाएंगी, लेकिन जो हमारी बेसिक डिटेल है, जैसे 10th हो गई, जैसे हमारा नाम हो गया, हमारा फादर्स नेम हो गया, जो चीजें नहीं चेंज होने वाली हैं वो हमें यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर में फिल करनी है। जो यूजुअली चेंज नहीं होती हैं वही हमें फिल करनी है। तो सही है। जब हम हमारा यूनिवर्सल कंप्लीट हो जाएगा तो हमें कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। इसका नाम भी कॉमन है, और जो भी इसमें चीज हमें चाहिए वो सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो मेंशन है। हमें अपनी पर्सनल प्रोफाइल, हमें पेरेंट की प्रोफाइल, हमें सोशल कैटेगरी प्रोफाइल, डिसेबल, अगर हमें कोई डिसेबिलिटी है, अगर हम दिव्यांग हैं तो उसकी प्रोफाइल, हमारा एड्रेस, हमारी एजुकेशनल प्रोफाइल, अगर हम एम्प्लॉय है कहेंगे तो एम्प्लॉयमेंट प्रोफाइल, अगर हमारी कोई अचीवमेंट है, जैसे किसी ने अगर एनसीसी किया है या किसी ने कोई डिप्लोमा किया है तो वो भी उसमें डाल सकता है। और अगर किसी ने पहले यूपीएससी का एग्जाम दिया है, और फोटो सिग्नेचर, ये सारा पहले ही फॉर्म भरने से पहले ही मेंशन है कि हमें इतनी चीजें चाहिए। तो किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें सबके पास है, सबके पास फोटो और सिग्नेचर होगी। अगर नहीं होगी तो वो तुरंत बनवा सकता है, फोटो भी और सिग्नेचर भी। उसके बाद में डिफरेंट डिफरेंट जो सर्टिफिकेट हैं, जो सर्टिफिकेट लगने हैं, अगर कास्ट सर्टिफिकेट किसी के पास है तो उनके हमें साइजेस दिए हुए हैं। अगर किसी को कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है तो उसकी जो जो उसका साइज होना चाहिए वो 50 केबी से 300 केबी के बीच में ही होना चाहिए। और जो वो फॉर्मेट होना चाहिए वो पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने फोटो खींच के डाल दी, नहीं, हमें कास्ट सर्टिफिकेट की हमेशा हमें पीडीएफ अपलोड करनी है, जो 50 केबी से 300 केबी के बीच में होनी चाहिए। मतलब 51 हो सकती है, 52 हो सकती है, और 299 तक हो सकती है। 300 केबी के ऊपर जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जब भी हम कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, जब भी कोई सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, उस सर्टिफिकेट के जो फोल्डर का नाम होगा वो वही होगा जो सर्टिफिकेट का नाम है। जैसे अगर हमें कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो जो फाइल नेम होना चाहिए वो भी कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो कोशिश करें कि आप इसको कॉपी करके ही फोल्डर का नाम रखें। हमें स्मॉल लेटर में CASTE कास्ट, फिर हमें एक अंडरस्कोर लगाना है, फिर सर्टिफिकेट लिखना है। मतलब हमें एग्जैक्टली ऐसा ही अगर हम नहीं रखेंगे तो कभी भी हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। अगर डॉक्यूमेंट सेम साइज का है, एकदम परफेक्ट है, तब भी वो तब तक अपलोड नहीं होगा जब तक उसका नेम ना सही हो। अगर आप देखेंगे तो वहां पे मैंडेटरी लिखा हुआ है। मैंडेटरी मतलब कि वो अनिवार्य है, ऐसा करना ही है।
अगर किसी के पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, दिव्यांग सर्टिफिकेट है, तो उसका भी साइज जो है 50 केबी से 300 केबी के बीच में होगा। और अपलोड करते टाइम जो फोल्डर का नाम होगा, मतलब जिस फोल्डर से आप अपलोड करोगे उस फोल्डर का नाम जो है वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी के सर्टिफिकेट के साथ ऐसा है, ऐसा ही सिग्नेचर के साथ है। अगर हमने सिग्नेचर लिया है तो ये जेपीजी फाइल में होगा, ये 20 केबी से 100 केबी के बीच में होगा। और सिग्नेचर का नाम भी सिग्नेचर ही होगा, ऐसा नहीं कि नेम सिग्नेचर है और फोटो में 100 MB करके कुछ आ रहा है। सिग्नेचर की प्रोफाइल का नाम भी सिग्नेचर होना चाहिए, सेम विद फोटोग्राफ और आधार कार्ड, आईडी कार्ड जो भी। अच्छा हेमंत, डॉक्यूमेंट्स तो सबको मिल जाते हैं, आप एक बार ये बताएंगे कि सिग्नेचर कैसे करें बच्चे, मतलब उसको कैसे कॉपी में लाएं, उसकी क्या इजी ट्रिक रहेगी? सर अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो सिग्नेचर का यूपीएससी ने एक स्पेशल खाका दिया होता है कि कैसे सिग्नेचर करना है और कैसे नहीं करना है। उसने 4-5 एग्जांपल दिए हुए हैं, मैं उसी से एक्सप्लेन करूंगा इसको कि कैसे किसी को सिग्नेचर करना चाहिए। ठीक है सर। तो इसके बाद पर्सनल प्रोफाइल में आप कहाँ पैदा हुए हो, कहाँ के हो, आपका अगर व्हाट्सएप नंबर है, कोई अल्टरनेट नंबर है, जो चीजें यूजुअली लोगों के पास होती हैं। भाई सबको अपना बर्थ स्टेट पता होगा, डिस्ट्रिक्ट पता होगा, उसके विलेज का नाम क्या है, उसका पोस्ट ऑफिस अगर वहां पे है तो क्या पिन है उसका। अगर किसी के पास अगर 2 नंबर हैं तो वो अपना अल्टरनेट व्हाट्सएप नंबर भी डाल सकता है, अल्टरनेट ईमेल आईडी डाल सकता है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसको हम छोड़ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है हमें भरने की, अगर किसी के पास एक ही नंबर है तो। फिर हमें पेरेंट्स की प्रोफाइल फिल करनी है। अगर किसी के फादर है तो उनका नाम भरना है, उनका उनका ऑक्यूपेशन है, अगर वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब, अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड, फार्मर है तो फार्मर, और स्टेटस डालना है, अगर वो अलाइव है तो अलाइव, अगर वो डिजीज हो गए हैं तो हमें डिजीज फिल करना है। फिर हमें उनकी एनुअल इनकम फिल करनी है, हमें फिर उनकी नेशनैलिटी फिल करनी है, जो सबको पता है, नाम पता है, नेशनैलिटी उनकी इंडियन ही होगी, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हम इंडिया में हैं। और फिर हमें सेम विद मदर्स नेम करना है, अगर किसी की मदर जॉब करती हैं तो वो जॉब कर लिखेगा, अगर हाउस वाइफ है तो वो हाउस वाइफ लिखेगा। इसके बाद ये चीज कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम जाएंगे कम्युनिटी पे, अगर कोई अनरिजर्व है तो वो अनरिजर्व डालेगा, अगर कोई ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस डालेगा, अगर कोई ओबीसी है तो ओबीसी, एसटी है तो एसटी, और एससी है तो एससी भरेगा। अब जो भी भरोगे उसका सर्टिफिकेट, अगर आप अनरिजर्व हो तो आपका कोई भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड नहीं करना है, लेकिन अगर आप अनरिजर्व नहीं हो तो अगर आप जैसे सपोज करिए आप ओबीसी हो तो आपको लिखना पड़ेगा कि आप क्रीमी लेयर में हो या नॉन क्रीमी लेयर में हो। उसके बाद आपको अपना डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आप ये मानते हो कि आप ओबीसी की लेयर में आते हो। अगर आप नहीं आते हो क्रीमी लेयर में, या आप क्रीमी लेयर में आते हो और आपने झूठ लिखा तो आगे चल के आपको एक तो आपका जो फॉर्म होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा, और यूपीएससी के आगे फर्दर एग्जाम देने से भी रोक दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा आपको, अगर आप कोई भी झूठा डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हो तो। मतलब इसी एग्जाम में हम नहीं करेगा कि आप इस एग्जाम में छूट गए, आप फर्दर कोई भी एग्जाम यूपीएससी का 3 साल के लिए भी बैन लग सकता है और लाइफ बैन लग सकता है कि आप लाइफ में कोई भी यूपीएससी का एग्जाम नहीं दोगे अगर आपने कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया। इसलिए जिसके पास डॉक्यूमेंट हैं वही फॉर्म भरेगा, अदरवाइज किसी को जरूरत नहीं है फॉर्म, सिर्फ फॉर्म देखने के लिए, एग्जाम देखने जाने के लिए कोई फॉर्म नहीं भरेगा। उसके साथ अगर कोई क्रीमी लेयर में बिलोंग करता है तो वो हाँ करेगा, अगर उसका सर्टिफिकेट नंबर डालेगा, सर्टिफिकेट जो उसको इशू कर रहा है, जैसे अगर वो कलेक्ट्रेट से इशू हो रहा है तो कलेक्टर ऑफिस डालेगा, अगर वो मजिस्ट्रेट से हो रहा है तो मजिस्ट्रेट ऑफिस डालेगा, अगर वो विकास भवन से हो रहा है तो विकास भवन डालेगा, और इशू की डेट डालेगा, और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल है कि कास्ट क्या है, उसकी ट्राइब क्या है, उसकी कम्युनिटी क्या है, जिसकी होती है उसको पता रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कोई मुश्किल काम नहीं होगा। उसके साथ अगर कोई पीडब्ल्यूडी है, अगर उस डिसेबिलिटी है तो वो डालेगा कि वो PH1 में आता है, PH2 में आता है या PH3 में आता है। ये हमारे जो जिसके पास सर्टिफिकेट रहता है उस पर लिखा होता है कि वो PH1 में है, हैंडीकैप की कौन सी कैटेगरी में है, दिव्यांग के कौन से सर्टिफिकेट उसको इश्यू होंगे। फिर हमें एड्रेस डालना है फादर का, जो भी एड्रेस है, अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस और फादर का एड्रेस सेम है तो हमें सेम लिख देना है, अगर डिफरेंट है तो हमें डिफरेंट लिख देना है, लेकिन ये सेम ही रखना है हमको, क्योंकि सेम रखेंगे तो हम फॉर्म भरने में भी आसानी होगी, और उनको कंफर्म रहेगा कि उनका डॉक्यूमेंट जो है, उनका कोई नोटिफिकेशन है वो कहाँ पहुंचेगा। जब भी हम 2 एड्रेस डालते हैं हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि इस एड्रेस पे आएगा या उस एड्रेस पे आएगा, इसलिए कोशिश करके कि सब लोग अपना एड्रेस सेम रखें। फिर उसके साथ जो है फिर हमें अपनी 10th के बाद हमें 12th पे जाना है। जैसे जैसे हम भरते जाएंगे जो हमारा वो स्ट्रक्चर है वो ग्रीन होता चला जाएगा, हमें कोई भी ऑरेंज कॉलम नहीं छोड़ना है, हमें सारे ही ग्रीन करने हैं। तो अगर कोई
अगर कोई 12th में अपीयरिंग है तो वो अपीयरिंग डालेगा, अगर किसी ने 12th पास कर लिया है तो वो 12th पास डालेगा। उसके बाद वो स्कूल डालेगा, बोर्ड डालेगा, अगर किसी ने यूपी बोर्ड से किया है तो वो यूपी बोर्ड डालेगा, अगर दिल्ली बोर्ड से है दिल्ली बोर्ड, अगर सीबीएसई बोर्ड से है तो सीबीएसई बोर्ड, या जिस भी स्टेट बोर्ड से है वो स्टेट बोर्ड का नाम डालेगा। वो स्कूल, इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम डालेगा। जिस भी सब्जेक्ट से उसने किया है वो सब्जेक्ट नेम फिल करेगा, रोल नंबर फिल करेगा अपना 12th का, और मीडियम फिल करेगा, अगर वो हिंदी मीडियम से है तो हिंदी, इंग्लिश से है तो इंग्लिश, और तमिल से है तो तमिल, या तेलुगु से है तो तेलुगु भी फिल कर सकता है। इसके साथ हमें जो है जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल है वो ध्यान से डाल देनी है, रोल नंबर वगैरह। और जब इसको आप ऐड करोगे फिर आपका एम्प्लॉयमेंट डिटेल पूछेगा कि क्या आप पहले एम्प्लॉय हुए हो कभी भी, कि आपने कोई एम्प्लॉयमेंट ली है। अगर आपने ली है तो ठीक है, अगर नहीं ली है तो इसको हम नो कर देंगे। उसके साथ फिर हमें डालना है कि हम कहाँ पे गए हैं, हमें कौन सा एग्जाम देना है। ये हमारा क्या है कि हमने कभी पहले कोई प्रीवियस एग्जाम दिया है या नहीं दिया। अगर किसी ने दिया है तो उसको ऑब्वियसली बताना पड़ेगा कि उसने ये एग्जाम दिया है। अगर किसी ने कोई एग्जाम नहीं दिया है तो कोई इशू नहीं है, उनको फिर नो करके आगे बढ़ जाना है। क्योंकि इसलिए लग रहा है कि ये फॉर्म इतना लेंदी, क्योंकि ये फॉर्म सबके लिए है। तो अभी मान हो सकता है कि कोई एनडीए का एग्जाम पहली बार दे रहा हो, लेकिन अगर कोई सिविल सर्विस का, अगर किसी ने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया है, कोई सीएससी दे रहा है, कोई सीडीएस दे रहा है, तो उसने पहले बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे यूपीएससी के। इसलिए पूछा जा रहा है कि क्या आपने पहले यूपीएससी का कोई एग्जाम दिया है। जैसे अगर किसी ने कोई सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहा है तो हो सकता है उसने एनडीए दिया हो सकता है उसने सीडीएस दिया हो, तो इसलिए उसकी डिटेल पूछ रही है। अगर उसने दिया है तो हमें उसका रोल नंबर भरना है। एनडीए वाले ज्यादातर लोगों ने पहले या तो एनडीए का एग्जाम दिया होगा, या तो उन्होंने कोई एग्जाम नहीं दिया होगा यूपीएससी का, तो उनके लिए आसानी रहेगी इसमें और ज्यादा। फिर अगर आपने दिया है तो आप जो भी एग्जामिनेशन वगैरह है उसको उसको फिल कर देंगे। फिर जो एक टफ टास्क है, टफ टास्क नहीं है, थोड़ा टेक्निकल है, वो है हमें फोटो और सिग्नेचर। फोटो सिग्नेचर आपको मेरे हिसाब से ड्राइव से स्कैन करने चाहिए। ड्राइव से स्कैन करने पे सबसे सही फोटो आती है और सबसे ज्यादा आसानी से बन जाती है। बस एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि जो फेस है वो 75% या 3/4 होना चाहिए। मतलब इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप जो भी फोटो अपलोड करिए कोशिश करिए कि उसमें आपका फेस ही हो, बाकी कुछ ना हो। यूपीएससी यही कह रहा है कि आप जो भी फोटो अपलोड करें कोशिश करें कि उसमें सिर्फ हमारा चेहरा ही दिखे। जैसे ये, अगर आप इसमें फोटो में देखेंगे तो जो सबसे सही फोटो, जो एक्सेप्टेबल फोटो है, जो फर्स्ट है, जो ग्रीन कलर में आपको दिख रही होगी, अगर आप देखोगे तो उसमें सिर्फ चेहरा ही दिख रहा है, चेहरे के अलावा हल्की सी गर्दन दिख रही है, उसके अलावा कोई फोटो में नहीं दिख रहा। अगर आप उसके बाद देखेंगे जो एक्स्ट्रा कलर है, हमें अपना बैकग्राउंड में ध्यान रखना है, जो एक्स्ट्रा कलर है वो भी नहीं चाहिए। बहुत क्लोजनेस से फोटो के हमारे कान छुप जाए वो नहीं चाहिए, बहुत दूर से फोटो नहीं चाहिए, और ब्लर्ड इमेज नहीं चाहिए, और हैट हैट वगैरह तो कुछ लगा ही नहीं सकते। तो जो एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ है वो हमारी जब 75%, इसका मतलब लोग ये समझे कि हम गर्दन के पास से फोटो डालेंगे, जो नेक एरिया है वहां से अगर हम फोटो डालेंगे तो फोटो आसानी से अपलोड होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप फोटो अपलोड करेंगे तो क्रॉप करने का ऑप्शन हमेशा उसमें रहता है, तो अब उतना मुश्किल नहीं रहेगा जितना पहले हुआ करता था। क्योंकि अब जब आप फोटो डालेंगे तो यूपीएससी की वेबसाइट खुद इंश्योर करेगी कि आपका उतना ही फेस क्रॉप हो। अब आपको बहुत मुश्किल आएगी, अगर आपका फोटो गलत है तो आप अपलोड नहीं होगा। तो आप जब उसमें आओगे तो जो क्रॉप का उसमें डिटेल होगी, जो उसमें क्रॉप का बन के आएगा, उसी में अपने फोटो फिट करने की कोशिश कीजिए, आपका फॉर्म एकदम सही हो जाएगा। और इसके साथ में जो भी फोटो है उसकी डिटेल हमें दी हुई है कि हमें क्या करना है फोटो के साथ और क्या नहीं करना है, डूज और डोंट है। कलर फोटो हमें यूज करनी है, हमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटो नहीं यूज करनी है। हमें 75% जो मैंने बताया कवर है, जो हमारा बैकग्राउंड है वो व्हाइट ही होना चाहिए। समटाइम्स यूपीएससी फॉर्म एक्सेप्ट कर लेता है अगर कोई और बैकग्राउंड हो, क्योंकि वो उनकी जनरॉसिटी है कि वो किसी को बाहर नहीं करना चाहते। लेकिन फिर भी अगर हम कभी भी यूपीएससी का कोई भी फॉर्म भर रहे हो, एनडीए, सीडीएस, एफकैट, यूपीएससी, पीपीएफओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जो बैकग्राउंड रखना है वो हमेशा प्लेन वाइट ही रखना है। और हमें अपना फेस क्लियरली उसमें दिखाना है, क्योंकि अगर आपने फेस थोड़ा भी गलत हुआ, अब एग्जाम फॉर्म बस एक्सेप्ट हो जाएगा, आप सेंटर पे जाओगे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। वो कम से कम 10 मिनट आपका वेस्ट करेंगे आपको कंफर्म करने में कि आप ही हो। उसके बाद आपको ओके आई अंडरस्टूड एंड एक्सेप्ट लिखना है, फिर फोटो अपलोड हो जानी है, फिर सिग्नेचर। अब सिग्नेचर के लिए यूपीएससी ने यहाँ पे बताया हुआ कि हमको कैसा सिग्नेचर नहीं करना है। हमको एक्स्ट्रा कलर नहीं डालना है, हमको बहुत ही क्लोज नहीं डालना है, हमको ब्लड सिग्नेचर नहीं करना है, हमको ब्लड इमेज नहीं डालनी है, हमको इन्वर्ट सिग्नेचर नहीं करना है, और टू डार्क और टू स्मॉल सिग्नेचर नहीं करना है। हमको इजी सिग्नेचर करना है कि आप ब्लैक पेन लीजिए, और जो आपका सिग्नेचर है, सिग्नेचर जो भी हमारा है, ये जो डिटेल है ये किसी को बाहर करने के लिए नहीं है। ये हमारी जो
हमारा जो नेचर है साइन करने का उसको मेंटेन करने के लिए। अगर कोई भी इंसान साइन करेगा तो वो यूपीएससी के अकॉर्डिंग ही साइन करेगा, वो साइन सही होगा। होता क्या है कि लोग नर्वस हो जाते हैं साइन करते टाइम, तो या तो वो बहुत बड़ा साइन कर देंगे या तो बहुत छोटा साइन करेंगे। जनरली जो ह्यूमन टेंडेंसी है साइन करने की, अगर आप उससे साइन करेंगे तो साइन हमेशा सही ही आएगा। तो हमें ब्लैक पेन से एक क्लीन व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर करना है, और सिग्नेचर दिखे। हम जो है क्लीन सिग्नेचर करेंगे, मतलब एक बार करेंगे, दो ही, उसमें डबल मार्किंग नहीं करेगा कि एक बार कोई चीज छूट गई तो उसको दोबारा गाढ़ा नहीं करेगा। एक बार अगर गलत हो गया तो दोबारा आप साइन कर सकते हो। फिर आप इसको स्कैन करो, और स्कैन करते टाइम हमें ये देखना है कि हमारी कोई शैडो ना पड़े। फोन की सभी वैसे फोटो तो अच्छी खींच लेते हैं, लेकिन हमें देखना है कि शैडो ना पड़े उस पर। उसके साइज है और पिक्सल वगैरह भी दिया हुआ है। जब आप उतना कंप्लीट कर लोगे तो जो वो वाला स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जो हमारा यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने तक हमने यूपीएससी का जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट किया। हमने अभी तक एनडीए का फॉर्म नहीं भरा है। हमने अभी तक सिर्फ समझ लीजिए कि कोई जनरल फॉर्म भरा है। अगर कोई सीडीएस का फॉर्म भर रहा होगा, अभी एनडीए और सीडीएस का फॉर्म एक साथ आया हुआ है, तो अगर कोई सीडीएस का भी फॉर्म भर रहा होगा तो उसमें भी सेम चीजें फॉलो की होंगी, सेम फॉर्म भरा होगा। अभी तक एनडीए और सीडीएस का फॉर्म सेम है। फिर जब हम आगे जाएंगे, उसके बाद जब हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पे, तब हमको पता चलेगा कि हमको एनडीए भरना है या सीडीएस भरना है। अगर आप देखेंगे तो जो ऊपर वाला फॉर्म है वो एनडीए का है, और जो नीचे वाला फॉर्म है वो सीडीएस का है। तो अगर किसी को एनडीए भरना है तो वो एनडीए पे क्लिक करेगा, अगर किसी को सीडीएस भरना है तो वो सीडीएस पे क्लिक करेगा। तो देखिए कि फॉर्म इतना सेम है कि अगर कोई एनडीए वाली वीडियो देख रहा होगा तो वो सीडीएस का भी फॉर्म भर सकता है इजीली, क्योंकि दोनों के स्टेप सेम है। फिर जब अगर किसी को एनडीए का फॉर्म भरना है तो वो एनडीए के जहाँ पे अप्लाई लिखा हुआ है, अप्लाई एक्शन पे, वहां पे क्लिक करेगा। अप्लाई कर जब वो क्लिक करेगा तो चूंकि हम लोगों ने फॉर्म तो पहले ही फिल कर लिया है, तो बस हमको सिर्फ वेरीफाई करने के लिए हमको जितनी भी चीजें हैं हमको एक बार व्यू करनी है। हम व्यू नहीं करेंगे तो फॉर्म नहीं खुलेगा। हमको सिर्फ व्यू करना है, जितनी भी चीजें हैं जितने भी हैं, चाहे वो कैंडिडेट आइडेंटिटी हो, चाहे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो, आधार कार्ड हो, पर्सनल प्रोफाइल हो, पेरेंट्स प्रोफाइल हो, सोशल कैटेगरी प्रोफाइल हो, डिसेबिलिटी प्रोफाइल हो, ये सब अभी हमने फिल किए हैं पहले। तो हमें उसको एक बार व्यू करना है, और इसके साथ जो भी अब आधार कार्ड हम एडिट नहीं कर सकते हैं, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अगर हमने गलत भर दिया है तो हम एडिट नहीं कर सकते हैं, और आइडेंटिटी हम एडिट नहीं कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें अभी हमारे पास एडिट करने का ऑप्शन है। जैसे अगर किसी के पर्सनल प्रोफाइल में कोई गलती हो गई है तो वो व्यू करके एडिट भी कर सकता है। जब आप सारी चीजें व्यू कर लोगे तो फॉर्म जो है वो कंप्लीट माना जाएगा, और आपको आपको नीचे दो ऑप्शन दिखेंगे कि व्यू योर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म और लॉग कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ स्प्रेडशीट। अगर किसी का सबका फॉर्म एकदम सही है तो वो लॉग कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोफाइल एंड प्रोसीड, फिर वो आगे प्रोसीड कर जाएगा। प्रोसीड करेगा तो उसके बाद उससे अगली डिटेल पूछी जाएंगी। सिंस एंड अभी हमने जो मिनिमम डॉक्यूमेंट डाला था वो 10th का डाला था, 10th के बाद हमने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है। तो एनडीए की जो फॉर्म भरने की जो एलिजिबिलिटी है वो या तो 12th में अपीयरिंग हो या तो उसने 12th पास कर लिया हो। तो हमको श्योर करना पड़ेगा कि हम 12th पास कर लिए हैं या तो 12th में अपीयरिंग है। तो हमको वो सारी डिटेल डालनी है कि हम 12th में हैं। और अगर किसी के फादर वो जेसीयू वगैरह हैं, वो दिखाना है। अगर कोई सैनिक या मिलिट्री स्कूल से आता है तो वो भी अपना मेंशन करेगा कि वो सैनिक स्कूल से है या वो मिलिट्री स्कूल से है, या किसी के फादर अगर जीएसयू एनसीयू है, उससे हाई रैंक के कोई भी ऑफिसर है तो वो उसको भी मेंशन करेगा। फिर आपको 12th की डिटेल डालनी वैसे ही डालनी है जैसे आपने 10th की डाली थी। अगर आप पास हो गए हो तो आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा, या एनरोलमेंट नंबर, या रोल नंबर, तीनों में से एक डालना है। हाँ, एक बात है कि जब ऑब्लिक बना हो उसका मतलब होता है कि उनमें से कोई एक, ऐसा नहीं कि डिग्री सर्टिफिकेट भी डाल दिया, एनरोलमेंट नंबर भी डाल दिया और रोल नंबर भी डाल दिया। नहीं, हमें सिर्फ एक डालना है। या तो हमें डिग्री सर्टिफिकेट नंबर डालना है, या तो हमें एनरोलमेंट नंबर डालना है, या तो हमें रोल नंबर डालना है। सिर्फ एक ही फिल करना है, तीनों फिल नहीं करने। उसके साथ जो सर्टिफिकेट की इशू डेट रहती है, वो अगर कोई भी मार्कशीट आप देखेंगे उसमें नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में रहती है, हमें वो डेट डालनी है। डेट डालने के साथ जिसने भी वो सर्टिफिकेट इशू किया है, सर्टिफिकेट इशू करने का अधिकार सिर्फ उस स्टेट की अथॉरिटी को होगा जिस स्टेट से हमने एजुकेशन ली है। अगर हमने हरियाणा से एजुकेशन ली है तो हरियाणा बोर्ड ही उसका सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। अगर हमने सीबीएसई के स्कूल से पढ़े हैं तो सिर्फ सीबीएसई ही हमें सर्टिफिकेट इशू करके देगी। और सर्टिफिकेट, और उसके साथ ही जो जिसने सर्टिफिकेट इशू किया है उसका एड्रेस हमें लिखना है। जैसे मैं यूपी से आता हूँ और मैंने यूपी बोर्ड से पढ़ाई की है, तो जो हमारे यहाँ सर्टिफिकेट इशू करती है वो बोर्ड करता है। इलाहाबाद से ही सर्टिफिकेट इशू होता है, तो हमें वहां पे इलाहाबाद लिखना पड़ेगा। अगर किसी को नहीं पता कि उनका सर्टिफिकेट कहाँ से इशू हो रहा है तो वो गूगल करके
ढूंढ सकते हैं कि किसने इशू किया, वरना ये मार्कशीट पे बहुत ही कैपिटल ब्लॉक लेटर में मेंशन होता है, बहुत ही बड़ा बड़ा, सबसे ज्यादा बड़ा मार्कशीट पे यही लिखा होता है कि किसने इशू किया और सर्टिफिकेट किसका है। उसके साथ अगर किसी कोई सैनिक स्कूल से पढ़ा है तो वो यस करेगा और उसका सर्टिफिकेट डालेगा। उसके इसके बाद जब हमने हमने 12th की मार्कशीट वगैरह भर दी, उसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है प्रेफरेंस, क्योंकि जो एनडीए है वो आर्मी के भी एग्जाम कराता है, नेवी का भी कराता है, एयरफोर्स का भी कराता है और नेवल एकेडमी का भी कराता है। तो जिसकी जो प्रेफरेंस हो, सोच समझ के, ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे भर दिया। जिसको अगर किसी को आर्मी में जाना है तो वो आर्मी भरेगा, अगर किसी को नेवी में जाना है तो वो नेवी भरेगा। तो हमें सपोज करो कि मुझे जाना है एयरफोर्स में, तो मैं एयरफोर्स के सामने एक लिखूंगा कि जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, मतलब एक नंबर, नंबर में मैं लिखूंगा कि एक नंबर। फिर अगर मुझे नेवी में जाना है तो 2 नंबर, फिर अगर मुझे आर्मी में जाना है तो 3rd नंबर, अगर मुझे नेवल अकेडमी में जाना है तो 4th नंबर। तो हमें नंबर लिखने कि हम पहले एयरफोर्स में जाएंगे, पहले नेवी में जाएंगे या पहले आर्मी में जाएंगे, तो हमें एक लिखना है। प्रेफरेंस का मतलब होता है कि आप खुद किस में जाना चाहते हो, और आपको चारों इसलिए भरने हैं कि अगर आप एयरफोर्स में नहीं गए तो आप नेवी में जाओगे, अगर नेवी में गए नहीं गए तो आर्मी में जाओगे। ये आपके एग्जाम पर और एसएसबी पे डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन कहाँ होता है, एयरफोर्स में होता है या आपका नेवी में होता है या आपका आर्मी में होता है, और ये आपकी रैंक कैसी है। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको एयरफोर्स मिलेगा, आपकी रैंक अगर थोड़ी डाउन है तो आपको आर्मी मिलेगा। ऐसा इसलिए नहीं कि एयरफोर्स ज्यादा अच्छी है, ऐसा इसलिए कि उसकी सीट कम है और आर्मी की सीट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली उसकी कट ऑफ भी कम रहेगी। उसके बाद फिर हम जब ये दोनों भर लेंगे तो हमें ऑनलाइन पे करना है। ऑनलाइन पे के लिए हम पे ऑनलाइन पे जाएंगे। पे ऑनलाइन के बाद मल्टीपल हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन मैं एक ऑप्शन जो बताऊंगा कि सभी को करना चाहिए वो है यूपीआई। यूपीआई सबसे बेस्ट ऐप है फॉर्म भर के पेमेंट करने के लिए। कोई भी चार्ज इस पे नहीं लगता। अगर आप क्रेडिट कार्ड से करोगे, डेबिट कार्ड से करोगे तो आपके 20 या 25 रुपए लगेंगे, लेकिन यूपीआई एकदम फ्री है, सबसे रिलायबल है और सबसे अच्छा मैसेज भी इसी का आता है। तो अगर किसी को भी फॉर्म भरना है तो वो यूपीआई से ही पेमेंट करने की कोशिश करेगा। फिर जब आप यूपीआई से पेमेंट करोगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा और पेमेंट के साथ आपको आईडी मिल जाएगी कि आपने पेमेंट कंप्लीट कर लिया है। जब आप पेमेंट कंप्लीट कर लोगे तो आपका आ जाएगा, फिर आपको सेंटर फिल करना है। आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप पेमेंट करोगे वैसे ही यूपीएससी मान लेगा कि आपने पेमेंट कर दिया है। अगर समहाउ किसी का पेमेंट नहीं शो हो पा रहा है उस टाइम, जिस टाइम उसने फॉर्म भरा है उसी टाइम उसका पेमेंट नहीं शो हुआ, तो वो वेट कर लेगा 1 घंटे 2 घंटे, एक दिन भी वेट कर सकता है। अल्टीमेटली वो शो हो जाएगा। आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते हो जिससे आपका पेमेंट शो हो जाएगा। अगर आपने पेमेंट किया है तो यूपीएससी उसको अपडेट करेगा ही करेगा। आपका फॉर्म बेकार नहीं जाएगा यूपीएससी में। अगर किसी ने फॉर्म टाइमली भरा है तो यूपीएससी में उसका फॉर्म एक्सेप्ट होगा ही होगा। अगर उसने एक बार पेमेंट किया है तो हर हाल में उसकी पेमेंट वैलिड होगी। लेकिन हाँ, मैसेज आ जाना चाहिए कि आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं और यूपीएससी को मिल गए हैं, ऐसा मैसेज आना चाहिए। फिर आप सेंटर भरोगे। सेंटर ऑल इंडिया में आप कहीं भी डाल सकते हो, लेकिन जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर हो वो आपको भरना चाहिए। और हमें फॉर्म भी इसीलिए एकदम लास्ट में नहीं भरना चाहिए, क्योंकि फॉर्म अगर हम लास्ट में भरेंगे तो जो हमारा सेंटर है वो खत्म हो चुका होगा। जैसे अगर आप अयोध्या के हो और आपको लखनऊ सेंटर चाहिए तो आपको जल्दी फॉर्म भरना चाहिए, वरना आपको इलाहाबाद जाना पड़ेगा या आगरा जाना पड़ेगा या कानपुर जाना पड़ेगा। मतलब आपको काफी दूर जाना पड़ेगा घर से, और एग्जाम गर्मियों में होते हैं इसलिए सेंटर हमें पास ही डालना चाहिए। उसके साथ जब आप सेंटर डाल दोगे तो नेक्स्ट एंड रिव्यू का ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट एंड रिव्यू का ऑप्शन आएगा। आप नेक्स्ट और रिव्यू करोगे तो आपका पूरा फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा और आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका होगा। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन दो अभी सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं और ऑनलाइन पढ़ा भी रहता है, लेकिन जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट फॉर्म है, वो एक टाइम के बाद साइट से हट जाते हैं। इसलिए जब भी हम कोई फॉर्म भरें तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको पीडीएफ में सेव करके सही जगह रखें जो हमें मिले। हम उसको ड्राइव पे डाल सकते हैं, हम उसको अपने मेल पे डाल सकते हैं, हम उसको ऐसे, या हम उसको प्रिंट करा के घर में रख सकते हैं। तो अगर आपने फॉर्म भर लिया है तो आप एग्जाम रिव्यू करने के बाद उसको प्रिंट करवा लीजिए और प्रिंट करके रख लीजिए। क्योंकि एक तो जब आपने फॉर्म भर लिया है, आपने प्रिंट करा लिया है, तो आप जब 2 3 4 दिन बाद कभी फॉर्म देखोगे तो अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है जो आपने उस दिन नहीं देखी है तो आप बाद में करेक्ट कर सकते हो जब करेक्शन की डेट आएगी। लेकिन अगर आपने दोबारा कभी फॉर्म देखा ही नहीं तो कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, किसी से भी हो जाती है, और हमें उस टाइम मिस्टेक नहीं दिखती है तो आपके पास कोई, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका मिस्टेक हो गया है जब तक आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो जाएगा। जब आपका रिजेक्ट हो जाएगा तभी आपको पता चलेगा कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई। इसलिए फॉर्म हमेशा प्रिंट करा के आपको रखना चाहिए और उसको 2 3 4 दिन बाद एक बार फिर देख लेना चाहिए कि हाँ हमने सही फॉर्म भरा है या नहीं भरा है। फिर इसके बाद आपका फॉर्म, जब आप सेंटर सिलेक्शन के बाद जो हमारा फॉर्म है वो कंप्लीट माना जाता है। सेंटर सिलेक्शन के बाद हमें कोई भी स्टेप नहीं करना है, उसके बाद हमें सिर्फ फॉर्म को रिव्यू करना है, प्रीव्यू करना है और उसके बाद उसको डाउनलोड करके रख लेना है। बस इतना ही करना है हमें एनडीए का फॉर्म भरने के लिए। तो
जो टिपिकल चीज है वो है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन या यूनिवर्सल अकाउंट जो हमें बनाना है, और वो उसमें भी हमें बस ध्यान रखना है कि हम सब चीजें परफेक्टली करें। तो फिर आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से मैंने एक एक डिटेल पे फोकस किया है, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वो पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू हेमंत। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम सबको जानने को मिली हैं। uh, और कुछ ऐसी एक्सपर्ट चीज़ें जो आपने बताई हैं वो आई थिंक बच्चों को बहुत हेल्प करेंगी आगे अपना फॉर्म भरने के लिए। एक चीज़ मुझे पूछनी है कि जैसे ये है तो वेरी प्रिसाइज फॉर्म, बट अगर किसी के पास उस समय वो डिटेल नहीं है तो क्या वो लॉग आउट करके वापस लॉग इन कर सकते हैं? आज कोई डिटेल भरी, कल कुछ भर सकते हैं, और यस सर, कब तक वो ऐसा कर सकते हैं? 17 जून में रात में 12 बजे तक वो कितने भी बार लॉग इन लॉग आउट कर सकते हैं और वो फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा। 17 ओके। जब तक लास्ट डेट नहीं होती और जब तक हम फॉर्म को कंप्लीटली सबमिट नहीं करते हैं, तब तक फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाता है। तब तक हमारे पास ये चांस रहता है कि हम फॉर्म को एडिट कर सकें। इसलिए कई बार, मतलब जब मैं भी फॉर्म भरता था तो कई बार उसी दिन सबमिट नहीं करता था, 1 या 2 दिन बाद में दोबारा, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम हमारी आंखें थक जाती हैं और हमारा माइंड भी थक जाता है, तो हमें वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। इसलिए जब आप एक फ्रेश चीज़ और एक चीज़ और बताइए कि जब फॉर्म भर देंगे तो क्या कोई ऐसा मैसेज नोटिफिकेशन आता है जो उनको बच्चों के पास मोबाइल पे या ईमेल पे जो उन्होंने डाला है? यस सर, जब हम फॉर्म भरेंगे तो हमारे ईमेल पे नोटिफिकेशन तो आएगा ही, साथ में जो ये हमने अपना लॉगिन अकाउंट क्रिएट किया है, ये हमें हमारे फेसबुक की तरह हमेशा हमारे पास रहेगा। तो इस जो भी डिटेल होंगी वो इसमें आएंगी। अगर आगे कोई फॉर्म आता है तो उसका नोटिफिकेशन भी हमें इसमें मिल जाएगा। मतलब ये एक टाइम के लिए हमारा पोर्टल हो जाएगा, जैसे हमारे पोर्टल में भी। डिजी लॉकर है या हमारा फेसबुक अकाउंट है, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उस तरह से ये हमेशा हमारे साथ रहेगा। और अच्छे लोग इसको हर 2 महीने में, 1 महीने में देखते रहते हैं कि कोई डिटेल तो नहीं आई है उनके पास, इसमें कोई अपडेट तो नहीं आया है, कोई चेंज नहीं तो नहीं आया है, तो इसको हमें लॉग इन और रखना एडमिट कार्ड जो एग्जाम का जो सितंबर एनडीए 25 है वो भी इस पे ही शो करेगा नोटिफिकेशन? चाहिए। उसका भी नोटिफिकेशन इसी पे आएगा, ये वेबसाइट पे भी आएगा लेकिन इस पे भी आएगा। ये हमारे लिए एकदम फेसबुक की तरह है कि हमको इसको ओके। कभी ना कभी चलाते रहना चाहिए, कि कभी 1 महीने में देख लिया, कभी 1.5 महीने में देख लिया कि क्या अपडेट है, तो इससे हम अपडेट रहेंगे। हमको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के सलाह, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप यूट्यूब पे ढूंढोगे तो आधा आपको झूठी चीजें मिलेंगी। कोई कुछ बताता है कि आज ही फॉर्म बनना है, कोई कह रहा है कि कुछ नहीं हो रहा। ये एक ऐसा है जो आपको गवर्नमेंट की डिटेल देगी, इसकी गारंटी गवर्नमेंट लेगी। अगर इस पे कोई डिटेल आई है और वो झूठी नहीं हो सकती, अगर वो झूठी होगी तो सुप्रीम कोर्ट है हमारे लिए, रिट है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस पे कोई इन्फॉर्मेशन आई हो और वो गलत हो। अगर गलत। वो गलत है तो वो उस दिन से सही हो जाएगी, जिस दिन से इस पे आ जाएगी। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक सब लोग को हमको ये ध्यान रखना है कि जो आपने बात बोली, एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ये है कि जब भी हम पेमेंट करें, कोशिश करिए कि आप 17 जून तक इंतजार ना करें। आप 13-14 तारीख तक अपना फॉर्म भर लें। इन केस आपका पेमेंट गेटवे पे पेमेंट रुक जाता है यूपीआई के थ्रू, तो आप अगले दिन 24 घंटे बाद जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो 17 जून का इंतजार मत करिए। स्टार्ट योर फिलिंग अप द फॉर्म। आप शुरू कर दीजिए अभी से। लॉग इन लॉग आउट आप कितनी बार भी कर सकते हैं, जैसे आप एक्सपर्ट ने बताया है हमको, तो आप वो चीज़ करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फॉर्म में आप कहीं अटक रहे हैं, आपको कोई ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे इस पेज पे या फिर हमारे ईमेल पे आके हमारे को वो स्क्रीनशॉट दे दीजिए। हमारा नंबर भी वहाँ पर मेंशन है। आप कभी भी हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स आपको जवाब देंगे। अगर कहीं पे भी आप अटकते हैं, हम आपके लिए तैयार खड़े हैं। तो all the best with your form, and as a closure I would like to share my sincere thanks to the initiative taker, Air Marshal Mahesh Kumar Malik sir. Thank you for giving everyone this opportunity, और ये सोचने के लिए कि आपने देश के लिए सोचा है, उन बच्चों और जवानों के लिए सोचा है जो आने वाले टाइम में हमारे देश के लिए काम करेंगे। और जो आपने ये भी चीज़ बोली है कि ये चीज़ें बच्चों के दिमाग में, बच्चों में ऑलरेडी है ना, उसको सिर्फ बाहर निकालना है। कोचिंग सेंटर्स इतना हेल्प नहीं करेंगे जितनी मेहनत आप खुद कर सकते हो अपने लिए। तो उस बात को आप लोग ध्यान रखिए, अपनी मेहनत खुद करिए, और हम जैसे लोग आपके लिए तैयार खड़े हैं। आपको कभी भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू और एक्सपर्ट हेमंत, थैंक थैंक यू यू फॉर सर। ऑर्गेनाइजिंग एंड शेयरिंग ऑल दीज इम्पोर्टेंट पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये बहुत बहुत हेल्पफुल रहा है, क्योंकि फॉर्म अभी रिलीज हुआ है, ये नया फॉर्मेट है, लोगों को इतना नहीं पता है कि कैसे फॉर्म भरना है। ये स्पेशल जो टिप्स आपने बताई हैं, थैंक यू फॉर दैट। हमारे जो मैन बिहाइंड द सीन रहे हैं विकास कुमार, थैंक यू वेरी मच फॉर होस्टिंग दिस इवेंट।
रेगुलरली आप अपडेट रहे हैं, लोगों को ज्वाइन कराया है, लोगों को एग्जिट कराया है, थैंक यू वेरी मच सारी चीज़ें करने के लिए। और बिफोर द क्लोजर मैं आप सब लोग को ये बताना चाहूँगा कि दिस वीडियो इज गोइंग टू बी शेयर्ड ऑन आवर यूट्यूब चैनल और ये फेसबुक पे भी जाएगी। आप सब लोग इस पे आके अपना दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इज देयर एनीथिंग एल्स दैट एनीवन वांट टू से हियर? All right. Thank you. And with this note, we will conclude our session for today. Expert series और हमारे आने वाले सीरीज में भी आप जुड़िएगा। हम अपने टाइमली बेसिस पे कोशिश करेंगे कि हर 15 दिन में एक रिव्यू डालें। पॉसिबली 17 जून से पहले पहले हम आपको एक रिव्यू डालेंगे कि 4 घंटे बाद जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो 17 जून का इंतजार मत करिए। स्टार्ट योर फिलिंग अप द फॉर्म। आप शुरू कर दीजिए अभी से। लॉग इन लॉग आउट आप कितनी बार भी कर सकते हैं, जैसे एक्सपर्ट ने बताया है हमको, तो आप वो चीज़ करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फॉर्म में आप कहीं अटक रहे हैं, आपको कोई ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे इस पेज पे या फिर हमारे ईमेल पे आके हमारे को वो स्क्रीनशॉट दे दीजिए। हमारा नंबर भी वहाँ पर मेंशन है। आप कभी भी हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स आपको जवाब देंगे। अगर कहीं पे भी आप अटकते हैं, हम आपके लिए तैयार खड़े हैं। So all the best with your form, and as a closure, I would like to uh, share my sincere thanks to the initiative taker, Air Marshal Mahesh Kumar Malik sir. Thank you for giving everyone this opportunity और ये सोचने के लिए कि आपने देश के लिए सोचा है, उन बच्चों और जवानों के लिए सोचा है जो आने वाले टाइम में हमारे देश के लिए काम करेंगे। और जो आपने ये भी चीज़ बोली है कि ये चीज़ें बच्चों के दिमाग में, बच्चों में ऑलरेडी है ना, उसको सिर्फ बाहर निकालना है। कोचिंग सेंटर्स इतना हेल्प नहीं करेंगे जितनी मेहनत आप खुद कर सकते हो अपने लिए। तो उस बात को आप लोग ध्यान रखिए, अपनी मेहनत खुद करिए और हम जैसे लोग आपके लिए तैयार खड़े हैं। आपको कभी भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू और एक्सपर्ट हेमंत, थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड शेयरिंग ऑल दीज इम्पोर्टेंट पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये बहुत बहुत हेल्पफुल रहा है क्योंकि फॉर्म अभी रिलीज हुआ है, ये नया फॉर्मेट है, लोगों को इतना नहीं पता है कि कैसे फॉर्म भरना है। ये स्पेशल जो टिप्स आपने बताई हैं, थैंक यू फॉर दैट। हमारे जो मैन बिहाइंड द सीन रहे हैं विकास कुमार, थैंक यू वेरी मच फॉर होस्टिंग दिस इवेंट। रेगुलरली आप अपडेट रहे हैं, लोगों को ज्वाइन कराया है, लोगों को एग्जिट कराया है, थैंक यू वेरी मच सारी चीज़ें करने के लिए। और बिफोर द क्लोजर मैं आप सब लोग को बताना चाहूँगा कि दिस वीडियो इज गोइंग टू बी शेयर्ड ऑन आवर यूट्यूब चैनल और ये फेसबुक पे भी जाएगी। आप सब लोग इस पे आके अपना दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। Thank you very much. Is there anything else that anyone want to say here? All right. Thank you. And with this note, we will conclude our session for today. Expert series और हमारे आने वाले सीरीज में भी आप जुड़िएगा। हम अपने टाइमली बेसिस पे कोशिश करेंगे कि हर 15 दिन में एक रिव्यू डालें। पॉसिबली 17 जून से पहले पहले हम आपको एक रिव्यू डालेंगे कि क्या